जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान। साथियों, आज हम लोग जो है कुछ विभिन्न मुद्दों पे डिस्कस करेंगे। ये सारे मुद्दे जो है ऐतिहासिक हैं और इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक मिलेंगे जिसको जो है हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। कुछ टॉपिक को जान पाते हैं लेकिन उसका अधूरा ज्ञान ही वो ले पाते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे इतिहास को लगभग जिसको लेकर हमने डिस्कस किया था कि हमारे इतिहास को दबाने का प्रयास किया गया, छिपाने का प्रयास किया गया। आज की इस चर्चा में मैं बात करूंगा कि साउथ ब्रूक कमीशन जो है भारत क्यों आया था। उसके साथ ही हम लोग बात करेंगे कि अ, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था और किस किस तरह का डिस्कशन हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बीच पहले जो है जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट क्यों हुआ, क्या है, क्या बातें थी पूना पैक्ट में, कौन कौन सी बातें की गई। और साइमन कमीशन बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहता है हमेशा। बच्चे भी इस चीज़ को सुनते हैं, साइमन कमीशन गो बैक के नारा को, तो लगता है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कहाँ तक उसमें सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, इसको भी हमें जानने की ज़रूरत है। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया और क्यों जो है कुछ लोगों ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारत में जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई। अखिल भारतीय होम रूल जो संगठन था उसके द्वारा जो है, और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का इसका नारा दिया गया। जो स्वर्ण समाज था जिसको जो है मनुस्मृति के बदौलत श्रेष्ठता का अधिकार प्राप्त था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद से, और भारतीय जो विधान था, जो नियम कायदे कानून लगने के बाद से उनकी जो एक अपना जो विशेष जो उनको पावर था वो पावर खत्म हो गया था। इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसको जो है भारतीय स्वतंत्रता का नारा समझा गया, लेकिन इसमें राज कुछ और था। उसके बाद से उसी समय जो है चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1917 ईस्वी में एक घोषणा किया, सुधारों को लेकर घोषणा किया कि जो है हम सुधार करेंगे, भारत में जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। ब्रिटिश हुकूमत ने ऐसा कहा। इसको देखते हुए एनी बेसेंट ने भी होम रूल आंदोलन जो है उसको समाप्त कर दिया, और उसी घोषणा के तहत जो है 1919 ईस्वी में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, जिसको 1919 ईस्वी का अधिनियम कहते हैं। इस सुधार के पहले 1918 में साउथ ब्यूरो कमीशन जो है वो भारत आया और भेजा गया कि भाई जाइए वहाँ की स्थिति को देखिए, परिस्थिति को देखिए, ताकि वहाँ किसी प्रकार का क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है, ये हो। साउथ ब्यूरो कमीशन जब आया तो उसने भारत में जो है विधानमंडलों का गठन किया, विभिन्न तरह की यहाँ के स्थिति और परिस्थिति को उसने देखा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है डिप्रेस्ड क्लास की स्थिति को बताते हुए उन्होंने उनको जो है साउथ ब्यूरो कमीशन को एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें यहाँ के डिप्रेस्ड क्लास बोले तो एससी और एसटी, उस इसमें पिछड़ा समाज भी था, लेकिन वे अपने आप को डिप्रेस्ड मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो एससी और एसटी की स्थिति को अवगत कराया, पिछड़ा समाज, पिछड़े वर्गों की स्थिति को अवगत कराने का काम भास्कर राव यादव ने किया, और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए जो है प्रतिनिधित्व का एक मेमोरेंडम दिया साउथ ब्यूरो कमीशन को। उसके बाद से जो है 1919 का अधिनियम आया, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, और इस अधिनियम के तहत जो है विभिन्न तरह के कार्य किए गए, जैसे कि निर्वाचन का दायरा बढ़ा दिया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई, 3 भारतीय सदस्यों को जो है
वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया, आंशिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई और इसी में ये नियम लगाया गया कि 10 वर्ष बाद जो है, प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक समीक्षा किया जाएगा कि जो भी कानून बने हैं वो कितने पहल हुए हैं, उसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। इस अनाउंसमेंट को बाबा साहब अम्बेडकर ने, इस घटना को 2500 वर्षों में सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटना कहा था। साउथ ब्यूरो कमीशन एक शुरुआत थी, हमारे यहाँ एक कमेटी आई थी जो कि एक शुरुआत कर रही थी कि भाई क्या क्या भारत में सुधार की जरूरत है, क्या यहाँ की सामाजिक स्थिति है, परिस्थिति है, उसको लेकर बात हो रही थी। उसके बाद से 10 वर्ष बाद, चूंकि साउथ ब्यूरो कमीशन आया और 1919 का अधिनियम जब हुआ तो उसमें ऐसा प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है कमेटी जाएगी और भारत के स्थिति को जज करेगी, जांचेगी और जांचने के बाद से जिस तरह का परिवर्तन करना पड़ेगा नीति और नियमों में, उस तरह का परिवर्तन किया जाएगा। तो 10 वर्ष बाद जो है साइमन कमीशन भारत आता है। तो आइए देखते हैं कि साइमन कमीशन को लेकर क्या बातें हमारे लोग जानते हैं और सच्चाई क्या है। मॉन्टेग्यू चैम्प सुधार 1919 का जो अधिनियम है, उसके तहत जो है प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है एक कमीशन को, एक कमेटी को भारत में आकर जो है समीक्षा करना था, जांच करना था, सुधारों की को देखना था कि कहाँ तक पहल हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है। तो इसको देखते हुए 1929 में जो है साइमन कमीशन को भारत आना चाहिए, लेकिन साइमन कमीशन फरवरी 1928 में ही भारत आ जाता है। इसका गठन जो है 1927 में किया गया था। इसके कुछ कारण थे। साइमन कमीशन क्यों पहले आ गया, एक साल पहले क्यों आ गया? तो पहला कारण तो था कि उस समय जो है ब्रिटेन में इलेक्शन था, उसको लेकर पहले आ गया। दूसरा कारण था कि बाबा साहब के द्वारा जो लिखित पत्र हैं, जो विभिन्न प्रकार के पत्र बाबा साहब ने लिखकर जो ब्रिटेन में भेजे, दूसरे कारण वो भी बने। बाबा साहब पढ़ाई करने के बाद जब उनका स्कॉलरशिप का समय ख़त्म हो जाता है, चूँकि बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी करने वो आए, तो आने के बाद से उनके साथ इतने जातिगत भेदभाव हुए कि 11वें दिन ही जो है उनको नौकरी छोड़ देनी पड़ी और उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जो है समाज, डिप्रेस्ड क्लास के समाज को मैं अधिकार दिला के रहूँगा, यूँ कहें मनुस्मृति में जो शूद्र हैं उनके अधिकारों को दिला के रहूँगा। तो बार बार जो है उन्होंने पत्र लिखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अवगत कराया डिप्रेस्ड क्लास की स्थिति के बारे में। बाबा साहब के तथ्यपूर्ण बातों को पढ़कर, तर्कपूर्ण बातों को पढ़कर जो है और डिप्रेस्ड क्लास की स्थिति को जानकर जो अंग्रेज थे उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान जो है दूसरे इंसान के साथ इस तरह का भेदभाव कर सकता है। तो 7 लोगों की 7 सदस्यीय एक कमेटी बनी जो कि आई यहाँ पे समीक्षा के लिए, जांच के लिए, जिसको साइमन कमीशन कहा गया। जॉर्ज साइमन इसके मेन थे, उनके अंडर एक कमेटी बनी, तो इसको जो है साइमन कमीशन का नाम दिया गया। जब इस चीज़ की जानकारी गांधी एंड कांग्रेस को हुई कि भाई साइमन कमीशन आ रहा है और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है पत्राचार के द्वारा भी जो है ब्रिटिशर्स से जो है
बातचीत किया है और साइमन कमीशन यहाँ आके डिप्रेस्ड क्लास को कुछ विशेष हक और अधिकार देने वाला है, तो गांधी एंड कांग्रेस ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया ताकि वो यहाँ आके अध्ययन ना कर सके, स्टडी ना कर सके, यहाँ के लोगों की स्थिति परिस्थिति को, जो उनकी वास्तविक स्थिति है उसको जान ना सके, जिससे उनको हक और अधिकार नहीं मिल सके। ऐसे ही हमारे बच्चों को पढ़ाया गया। हमारे बच्चों को तो बताया जाता है कि साइमन कमीशन गो बैक का नारा इसलिए दिया गया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, लेकिन मामला कुछ और था। यदि एक भी भारतीय होने और नहीं होने की बात रहती तो मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन 1946 में जो था उसके साथ भी विरोधात्मक बात होता, क्योंकि उसमें भी तो एक भी भारतीय नहीं थे। बाबा साहब खुद अपने स्पीचेज एंड राइटिंग्स में लिखते हैं कि उन्हें एज ए मेंबर उसमें रखा गया था, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि एक भी भारतीय नहीं थे। मामला कुछ और था। गो बैक का नारा देकर जो है 1928 में साइमन कमीशन को वापस भेजने का काम किया गया, लेकिन बाबा साहब ने 400 पन्नों का एक जो है मेमोरेंडम दिया साइमन कमीशन को, और उसमें उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास की स्थिति को अवगत कराया। पुनः जो है 1929 में साइमन कमीशन आया। कांग्रेस एंड गांधी ने जो है साइमन कमीशन के आंखों में धूल झोंकने के लिए उनके सामने उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों को जो है डिप्रेस्ड क्लास के साथ बैठकर भोजन करवाया। बाद में जो है ब्राह्मणों ने क्या बोलते हैं यमन वगैरह किया, और वो जो भी है जो शुद्धिकरण का उनका एक तरीका है गौमूत्र का, उसके द्वारा अपने आप को शुद्ध किया उन्होंने। तो यहाँ पे जो है फिर जो है साइमन कमीशन को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। फिर बाबा साहब ने कहा कि भाई वास्तविक स्थिति को तो बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो मिस्टर साइमन को उनके कमेटी के साथ बाबा साहब जो एक तालाब के पास ले गए। उन लोग के साथ एक कुत्ता भी था वहाँ पे। कुत्ता जो है अपने स्वभाव के अनुसार जो है, स्वभाव के मुताबिक जो है वो तालाब के अंदर गया, स्नान करके चला आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाबा साहब ने जो है एक डिप्रेस्ड क्लास के व्यक्ति को अंदर जाने का कि जाओ पानी पी कर आओ उसमें। जैसे उस व्यक्ति, पहले तो व्यक्ति को घबराए कि भाई कैसे जाएं, ऐसे हमारे साथ इतना भेदभाव होता है, इसमें पानी पिएंगे तो हमको मार पड़ेगी। लेकिन चूंकि वहाँ तो स्थिति दिखानी थी कि देखिए क्या स्थिति है भारत की, यहाँ के सवर्णों की क्या सोच है, कितनी घृणित सोच है। तो उस व्यक्ति को भेजा गया, वो गए वहाँ पानी पीने। जैसे ही पानी पीने वो गए, आसपास के जो ब्राह्मणों ने उन पर हमला बोल दिया। किसी तरह जो है वे लोग वहाँ से बच के निकले, और इस तरह से जो है साइमन कमीशन को भारत में डिप्रेस्ड क्लास की स्थिति का सही ज्ञान हो पाया कि वास्तव में डिप्रेस्ड क्लास के साथ भारत में जो है किस तरह का व्यवहार किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर विचार करने और नए संविधान का जो नया नियम था उसका प्रारूप तैयार करने के लिए ब्रिटेन के अंदर जो सम्मेलन आयोजित किया गया उसे ही गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन हुए, तो गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि दो उद्देश्य था। एक तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना, और दूसरा था कि नए अधिनियम के प्रारूप को तैयार करना। चूँकि 1919 का जो अधिनियम था उसके बाद से 1935 का अधिनियम बनाना था, तो 1935 के अधिनियम के लिए जो प्रारूप तैयार हो रहा था वो गोलमेज सम्मेलन के द्वारा ही उसको तैयार किया गया। गोलमेज सम्मेलन जो है
लंदन में हुआ। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन को किया गया। उसका उद्घाटन जो है जॉर्ज पंचम ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन उस समय जो चल रहा था, तो भारत जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज जो थे, वे अपनी घोषणा के अनुसार भारत को जो है स्वशासन देना चाहते थे कि भाई भारत को अब आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन चूंकि उस समय भारत में विभिन्न दल मौजूद थे, तो विभिन्न दल होने के कारण वो चाहते थे कि एक समझौता हो, देश में जो है शासन में सबको अधिकार मिले, इस तरह की व्यवस्था चाहते थे। तो इस समझौते के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था, और साथ ही जो है जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट था उस पर डिस्कशन करना था, 1935 का अधिनियम बनाना था। इसमें जो है कांग्रेस के साथ साथ देश के तमाम नेताओं को अंग्रेजों ने निमंत्रण भेजा। सर तेज बहादुर थे, रामास्वामी अय्यर थे, मिस्टर जिन्ना थे, उसके बाद से सर आगा खां थे, उज्जवल सिंह जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। इसमें टोटल जो है 89 कुल प्रतिनिधि थे, जिसमें ब्रिटिश भारत के 57 लोग थे और देसी रियासतों के 16 और साथ में ब्रिटिश प्रवक्ता 16 थे। तो कुल 89 लोग थे इसमें। अब 12 नवंबर 1930 को जो है नियत समय पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन को बताया कि भाई जॉर्ज पंचम ने किया। भाषण के बाद जो है उनके उद्घाटन के बाद उन्होंने भाषण दिया। मैकडोनाल्ड रॉमजे सम्मेलन के जो है प्रधान चुने गए और 2-3 प्रतिनिधियों के बाद डॉक्टर अंबेडकर को अपने विचार रखने का अवसर मिला। बाबा साहब अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत में भारतीय समाज के अंतर्गत डिप्रेस्ड क्लास की स्थिति को बताने का काम किया। भारत के दलितों की स्थिति को उन्होंने बताने का काम किया। भारत के पिछड़ों की स्थिति को उन्होंने बताने का काम किया। दलितों के लिए बताया उन्होंने कि दलित पहले भी अछूत थे और आज भी अछूत हैं। लोग जो है पहले से भी हमारी छाया से जो है छुआ जाते थे और आज भी वही स्थिति है। अंग्रेजों के आने के पहले भी हमें पढ़ने नहीं दिया जाता था और आज भी पढ़ने नहीं दिया जाता है। विभिन्न तरह के मुद्दों पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है अंग्रेजों के साथ डिस्कशन किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के आने के पहले भी आदिवासी समाज जो है पशुवत जीवन जी रहा था और आज भी जो है वे जीने के लिए बाध्य हैं। बाबा साहब की सारी बातें जो है तर्कपूर्ण बातें थी, तार्किक बातें थी। उनकी बात और ज्ञान को देखते हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने बहुत सारी अपनी बातें जो हैं अंग्रेजों को बताई और उसको मनवाई भी। उसके बाद जो है कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बाकी रह गई थी। बहुत सारे सदस्य नहीं उपस्थित हो पाए थे, जैसे कि महात्मा गांधी ही नहीं उपस्थित हो पाए थे। तो इसको देखते हुए जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किया गया, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया और इस गोलमेज सभा के लिए भारत के तमाम प्रतिनिधियों के साथ साथ जो है मोहनदास करमचंद गांधी भी पहुंचे। उनको भी निमंत्रण दिया गया, उनको भी बुलाया गया। नियत समय पे जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया। इस सम्मेलन में जो है जो दलितों के अधिकार थे
उसका सम्मान किया गया, उसका समर्थन किया गया। लेकिन महात्मा गांधी, जो कि एक मतिभ्रम की स्थिति में वहाँ काम कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर का स्पीचेज एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि कांग्रेस ने गांधी को भेजा, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। गांधी जैसे नालायक को नहीं भेजना चाहिए। बाबा साहब के शब्द हैं, उनके स्पीचेज एंड वॉल्यूम में देख सकते हैं आप। क्योंकि उन्होंने पूरा मतिभ्रम, यानी ऐसा लग रहा था कि उनकी मति भ्रमित हो चुकी है, वो देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना नहीं चाहते हैं, एक सूत्र में बांधे रखना नहीं चाहते हैं। इस तरह का व्यवहार दिखाने का काम मिस्टर गांधी ने किया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो कांग्रेस के भाषण में, कांग्रेस की तरफ से चूंकि गांधी गए थे, तो जब दलितों के हक अधिकार का समर्थन किया गया उसमें, तो गांधी ने कांग्रेस के भाषण में कहा था कि कांग्रेस जो है सभी भारतीयों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, वह जो है दलितों का भी प्रतिनिधित्व करती है। गांधी का ऐसा स्टेटमेंट था कि हम दलितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, दलितों के लिए भी हमने तमाम तरह के जो है कार्यक्रम किए हैं, तमाम उनके उत्थान के लिए जो है तमाम तरह के पैसे खर्च किए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर उनके जवाब के लिए पहले से ही तैयार थे। बाबा साहब अम्बेडकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले ही कांग्रेस और गांधी ने अछूते के लिए क्या किया नामक पुस्तक लिखकर उन्होंने प्रकाशित कर दिया था। उन्होंने जो है यह पुस्तक सदन के समक्ष रखते हुए कहा था कि 7 विषयों में MA, MSc, PhD, बार एट लॉ तक की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद भी भारत में मैं अब भी अछूत हूँ। मैं सार्वजनिक तालाब में पानी नहीं पी सकता, मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि मैं पानी पीऊंगा सार्वजनिक तालाबों में, मंदिर में प्रवेश करूंगा, स्वर्णों के द्वारा मेरे ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं। लेकिन इसके बचाव में, मेरे बचाव में या मेरे लोगों के बचाव में गांधी की कानी अंगुली तक नहीं हिली, नहीं उठी। उन्होंने कहा कि सबूत के तौर पे मैं स्वयं हूं और ये मेरी पुस्तक है, सबूत कहीं खोजने की जरूरत नहीं, मैं खुद हूं। बाबा साहब अम्बेडकर एक सफल बैरिस्टर थे, ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, गांधी मैट्रिक बैरिस्टर थे, और लड़ाई तो सच्चाई की थी, वास्तविकता की थी। उनके सामने गांधी निरुत्तर हो गए, कोई जवाब नहीं उनके मुंह से निकल पा रहा था। सरोजनी नायडू सदन से बाहर आ गए, मदन मोहन मालवीय जी मुंह ताकते रह गए। दूसरे दिन जो है फिर से जो है बैठक को आरंभ किया गया। गांधी जो है डॉक्टर अम्बेडकर को अछूतों का नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी स्वयं को अपना नेता मान रहे थे कि अछूतों का नेता मैं हूं। अछूतों को कोई हक और अधिकार ना मिले, इसके लिए गांधी ने जो है मिस्टर जिन्ना और सर आगा खां की जो कमेटी थी, जो सर आगा खां की जो कमेटी थी, जो अल्पसंख्यकों की डिमांड थी, उसको भी कहा कि ठीक है आप सब ले लो, बट इस बात का प्रयास करो कि जब भी सदन में अम्बेडकर इस चीज़ को बोलते हैं, अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो आप विरोध करो कि नहीं अम्बेडकर ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन धन्यवाद है उन लोगों का कि उन्होंने जो है अमानवीय कृत्य करना नहीं चाहा। वे मिस्टर गांधी से बोले कि यदि आप दलितों के हक और अधिकार से मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हमें नहीं चाहिए। इतना मति भ्रमित, इतना घृणित काम करने का काम किया है मिस्टर गांधी ने, किसी को संभाल नहीं पाए। इनका एक ही उद्देश्य था, एक ही उनका बस लक्ष्य लेके वो बैठे थे कि बस
डॉक्टर अंबेडकर जो जो बोलेंगे उसका मैं विरोध करूंगा। मैं दलितों को, मैं अछूतों को, मैं डिप्रेस्ड क्लास को जो है कोई हक और अधिकार नहीं देने दूंगा। अंत में जो है सर्वसम्मति से ऐसा हुआ कि सांप्रदायिक निर्णय का अधिकार ब्रिटिश सरकार को फिर सौंप कर जो है सभा को भंग कर दी गई। उसके बाद इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी, चूंकि गांधी के नेतृत्व में एकजुटता वहां हो नहीं सकती थी, तो इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी को भारत में भेजा गया। लॉर्ड लिथियम की अध्यक्षता में जो है इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी भारत आई। दलितों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच आरंभ हुई। गांधी ने जो है स्वयं अपना आश्रम मेहतरों की बस्ती में बनाकर जो है उनसे आत्मीयता जताने का प्रयास किया। कैसे धोखा दिया जा रहा है, भारत की वास्तविक स्थिति को कैसे बदलने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, सवर्ण नेताओं ने जो है जगह जगह दलितों को साफ कपड़े पहनाकर जो है जो जांच दल आया था उसको दिखाना प्रारंभ किया कि देखिए कहाँ दलितों की स्थिति खराब है। उनसे कहवाना शुरू किया कि भाई ये अछूत नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है दलितों की सच्चाई बताने में जो है एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। इन दिनों जो है डॉक्टर अम्बेडकर के 2 पुत्र भी बीमार थे, काफ़ी बीमार थे, लेकिन उनकी चिंता बगैर किए बाबा साहब अम्बेडकर ने कमेटी को गांव गांव, नगर नगर पहुंचाया और दलितों की वास्तविक स्थिति की व्याख्या की, बताई। साथ ही मनुस्मृति के श्लोकों को भी पढ़ के बताया कि देखिए इसी मनुस्मृति के तहत कायदे और कानून भारत में चलते हैं और लोग इसी मनुस्मृति को फॉलो करके जो है इस समाज के साथ, इस डिप्रेस्ड क्लास के साथ जो है इस तरह का भेदभाव करता है। बाबा साहब अम्बेडकर इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी को भारत में डिप्रेस्ड क्लास की स्थिति को बताने में तो सफल हुए, लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि उन्होंने जो है अपने दोनों पुत्रों को खो दिया, जिनकी याद उन्हें बार बार सताती रही। जो फ्रेंचाइजी कमेटी थी उसने पूरे भारत का दौरा करके जो है अपना रिपोर्ट उसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सौंप दिया। 20 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी। सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा का मतलब है कि भारत में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, दलित में SC ST के लिए जो है राजनीतिक अधिकार की घोषणा कर दी। और इस घोषणा के अनुसार जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो है सभी मांगे जो है स्वीकार कर ली गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन कौन सी मांगे रखी थी? उन्होंने वयस्क मताधिकार की मांग रखी थी। दोस्तों, वयस्क मताधिकार हमारे बच्चे पढ़ते हैं या हम लोग जानते हैं कि वयस्क मताधिकार क्या है। प्रत्येक जो है वयस्क, जो 18 साल का लड़का या लड़की हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी लिंग का हो, उसको जो है वोट देने का हक और अधिकार है। इसी को वयस्क मताधिकार कहते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। लेकिन इसके पीछे की बाबा साहब की जो लड़ाई है उसको नहीं जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत में वयस्क मताधिकार लागू होना देना नहीं चाहते थे। कांग्रेस एंड गांधी की मंशा थी, सवर्णों की मंशा थी कि भारत में जो है वयस्क मताधिकार उन्हीं लोगों को मिले जो पढ़े लिखे हैं, कम से कम 8वां की सर्टिफिकेट दिखा सकें, जो सरकार को टैक्स देते हो, टैक्स की रसीद दिखा सकें, या जो राजा महाराजा हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति नामक काले कानून को दिखाकर, पढ़ाकर अंग्रेजों को इस बात को प्रूव किया कि जिन शूद्रों को, जिन SC ST OBC को, जिन महिलाओं को मनुस्मृति के अनुसार पढ़ने का अधिकार नहीं है, वे 8वां की सर्टिफिकेट कहाँ से दिखाएंगे? उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है तो वो टैक्स की रसीद कहाँ से दिखाएंगे? और उन्होंने अपनी लड़ाई की बदौलत, अपने तर्क और ज्ञान की बदौलत जो है वयस्क मताधिकार दिलाने का काम किया।
जो पहले 21 साल था अब 18 साल हुआ। उसके बाद से दूसरा उनका जो डिमांड था, जो घोषणा में किया गया कि जो दलित हैं, जो SC ST हैं, उनको जो जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले, पृथक निर्वाचन का अधिकार मिले और उनको 2 बार वोट देने का अधिकार। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा से क्या हुआ? जब इस तरह की घोषणा हुई, इसको मान लिया गया, इसको सुनते ही मोहनदास करमचंद गांधी जो कि कांग्रेस सुप्रीमो थे, वो तिलमिला गए। लगा कि उनकी धड़कन तेज हो गई है। भारत में जितने उड़ीसियाई ब्राह्मण थे, इस सारे शोक में डूब गए कि ये क्या हो गया, और उनका षड्यंत्र आरंभ हो गया। अछूतों को दी गई राजनीतिक अधिकार के विरोध में गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा, ये सारी बातें जो मैंने बताई कि भाई कम से कम जो 8वां तक की सर्टिफिकेट दिखा सके उसको दीजिए, जो टैक्स देता हो उसको वयस्क मताधिकार का अधिकार दीजिए, दलितों को और पिछड़ों को देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो उन्होंने धमकी दिया कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आमरण अनशन करूंगा, कि मैं 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन करूंगा। इस तरह का उन्होंने धमकी भरा एक पत्र लिखा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने गांधी के उस पत्र का उत्तर देते हुए लिखा कि सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा है वो विभिन्न जातियों के न्याय संगत है। उसके न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो है इस निर्णय को लिया गया है। अतः जब तक जो है दलित वर्ग अपनी मतलब आपसी सहमति से कोई ये नहीं कह देता है कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, तब तक हम इस निर्णय को, इस फैसला को बदल नहीं सकते हैं। इस पत्र के साथ गांधी कोई हंगामा नहीं करें, इसके लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने गांधी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में क्या बंद कर दिया। लेकिन जेल में ही गांधी ने 20 सितंबर 1932 को सांप्रदायिक जो निर्णय हुआ था, यानी अछूतों को जो हक अधिकार मिले हुए थे, उसके विरोध में गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण, मरने तक अनशन शुरू कर दिया गांधी ने। इतना बड़ा साजिश किया उसने डिप्रेस्ड क्लास के साथ। गांधी के अनशन पर बैठते ही भारत के जो तमाम सवर्ण नेता थे, उन्होंने गांधी के प्राण बचाओ अभियान शुरू कर दिए। डॉक्टर अंबेडकर को जो है सवर्णों की ओर से काफ़ी धमकियां दी जाने लगी। गांधी जी ने पुनः अंबेडकर से कहा कि डॉक्टर साहब, आप मेरे प्राण बचाओ और हिंदू समाज को विखंडित होने से बचाओ। मेरी सहानुभूति आपके साथ है कि स्वर्ण समाज अपने मतलब पाप का प्रायश्चित करेगा। गांधी के पुत्र देवदास गांधी, श्रीमती कमला नेहरू, श्रीमती सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, वे लोग जो है गांधी की प्राण बचाने के लिए बाबा साहब के पास गए। कहा कि भाई हिंदुओं को सुधरने का अवसर दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गांधी की जान बचाने के लिए मैं अपने दलित वर्गों की अधिकारों की बलि नहीं दे सकता। तो प्रकांड विद्वान थे, समाज शास्त्र के और धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू व्यवस्था में, हिंदू समाज में सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आज भी आप देख सकते हो, जैसे कोई सुधार किया जाता है धर्म विरोधी उसको कह दिया जाता है, ये तो धर्म विरोधी है। बाबा साहब के इस निर्णय पर सवर्णों ने अछूतों पर जो है अमानुषिक व्यवहार करना शुरू कर दिया। अछूतों के कई छात्रावास को जला दिए गए, कई उनके बस्तियों को जला दिया गया। सवर्णों की इस अमानुषिक व्यवहार को देखकर बाबा साहब को लगा कि जिनके हक और अधिकार के लिए मैं लड़ रहा हूँ, उनको ही हक वे ही नहीं रहेंगे
तो फिर किनको हक और अधिकार दिया जाएगा? अतः डॉक्टर अंबेडकर मजबूर होकर गांधी के साथ समझौता करने के लिए राजी हो गए। इस समझौते के तहत जो है काफी बहस के पश्चात वयस्क मताधिकार और जनसंख्या के अनुपात में जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है उस अधिकार को मान लिया गया। जो तीसरा अधिकार था पृथक निर्वाचन का अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया। इनका पृथक निर्वाचन नहीं हुआ, बदले में जो है संयुक्त निर्वाचन के अधिकार को माना गया और इस अधिकार के तहत जो है सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र माना गया कि ठीक है संयुक्त निर्वाचन होगा, लेकिन इसके तहत जो है रिजर्व सीट होगा, कहीं कहीं का रिजर्व होगा जहां पे लोग जो है यही चुनाव लड़ सकते हैं। इस क्षेत्र के प्रत्याशी दलित ही रहेंगे, डिप्रेस्ड क्लास के ही लोग रहेंगे, मगर उनको सवर्ण जो है सवर्ण लोग प्रत्याशी के रूप में खड़ा करेंगे। इस तरह की सोच बाबा साहब की थी, वो जानते थे कि यही स्थिति होगी। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं कि SC ST OBC के तमाम लोग जो है वार्ड सदस्य से लेकर सांसद तक के पद पे हैं, लेकिन इनके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। चूंकि ये रिजर्व सीट से हैं, ये खुद के मालिक नहीं हैं, ये सवर्णों के हाथों के अंदर है, मुट्ठी के अंदर बंद हैं, इसीलिए इनके लोगों के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। फिर भी ये बोल नहीं सकते, ये बोल नहीं पा रहे हैं। बाबा साहब जानते थे कि इस तरह की स्थिति में ऐसी मजबूरियां क्रिएट होंगी, इसीलिए बाबा साहब ने जो है कहा था कि हमें पृथक निर्वाचन का अधिकार दीजिए और डबल मतदान का अधिकार दीजिए। जो चौथा राजनीतिक अधिकार था, जो कि पृथक 2 बार जो है मत देने का अधिकार था, उसको नहीं माना गया। एक बार ही जो है मत प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। जहां वो रहेंगे वहीं अपना जो है दलित वर्ग के लोग मत प्रयोग कर पाएंगे, करेंगे, इस तरह की बातें रखी गई। इस प्रकार से जो पूना पैक्ट समझौता हुआ, डिप्रेस्ड क्लास के अधिकारों की हत्या हुई, बाबा साहब के संघर्षों की बलि चढ़ाई गई और इस समझौते से गांधी की जीत हुई। यूरेशियाई लोगों की जीत हुई। दलित वर्ग की जो आज़ादी थी वो गांधी के पेट में चली गई। इस समझौते पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1932 को संध्या 5 बजे हस्ताक्षर किया। गांधी और गांधी के अतिरिक्त मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिड़ला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीनिवासन, MG राजा, ठक्कर बप्पा आदि नेताओं ने हस्ताक्षर किए और इस समझौते की एक प्रति जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भेज दी गई। यही जो समझौता है इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और आज इसी पूना पैक्ट का दुष्परिणाम है दोस्तों कि आज जो है कहीं भी दलितों का जो सही प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो है वो लोकसभा या विधानसभा में जो है चुनाव नहीं लड़ता है, दबंग सवर्णों के द्वारा लड़वाया जाता है। कुछ तो ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो उनके बंधुआ मजदूर होते हैं, उनके हाथ पांव जो है सवर्णों के डोर में बंधे हुए रहते हैं। तो पूना पैक्ट के द्वारा जो है पूना पैक्ट के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जो है चिंतित रहने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि जो कारवां को उन्होंने अत्यंत परिश्रम और त्याग की बदौलत आगे तक बढ़ाया था, सवर्णों ने जो है
गांधी एंड कांग्रेस ने जो है अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी कारवां को पीछे ढकेल दिया। सुरक्षित सीट से जो है चुनाव जीतने वाला प्रतिनिधि जो है दलितों का या डिप्रेस्ड क्लास का प्रतिनिधि नहीं होगा, पिछड़ों का प्रतिनिधि नहीं होगा, क्योंकि वो सवर्णों के इशारे पर काम करेगा। जब जो है पूना पैक्ट की जो माने थी, जो शर्तें थी, जब उसकी प्रति एक भेज दी गई तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तीसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है का सम्मेलन हुआ, आयोजित किया गया। इस बार जो है प्रथम और द्वितीय की अपेक्षा सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। इस सम्मेलन में जो है दलितों और महिलाओं को पहले से अधिक संख्या में प्रतिनिधित्व की स्वीकृति दी गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने जन्म, जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव स्वीकार, जो जन्म, जाति और धर्म पर आधारित जो भेदभाव था उसको स्वीकार करने वाले कानून को समाप्त करने पर जो है बाबा साहब अंबेडकर ने पुरजोर बहस किया, जोर दिया कि उसको ख़त्म किया जाए। प्रधानमंत्री को अलग से जो है एक उन्होंने मेमोरेंडम प्रस्तुत किया और 23 जनवरी 1933 ईस्वी को बाबा साहब अंबेडकर जो है लंदन से वापस बम्बई आ गए। इस तरह से दोस्तों ये विभिन्न तरह के ऐतिहासिक पहलू हैं जिसको मैंने जो है कुछ संक्षेप में ही रखने का प्रयास किया है। बाकी एक एक करके भी इनको डिटेल्स में बताने का काम किया जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने जो स्पीचेज एंड वॉल्यूम लिखे हैं उसमें बहुत विस्तृत तरीके से उन्होंने हर एक वाकया को, हर एक चीज़ों को बताने का काम किया है। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया मेरी बातों को सुनने में। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। पुनः जय भीम, जय भारत, जय भारतवासी, जय भारतीय संविधान।